एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम आज से जो है वो हमारा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी कि हम लोग जो फर्स्ट वीडियो है वो बहुत लेट ला रहे हैं आफ्टर द सिलेबस, बट आई एम श्योर कि जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो सारे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते जाएंगे। सो आज से जो है वो आप इस फर्स्ट वीडियो से अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आज जो हमने आप लोगों के लिए सेकेंड चैप्टर है खेल तथा पोषण, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इस चैप्टर के सभी नोट्स इंग्लिश और हिंदी में हम लोगों ने बनाए हैं, जो कि आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को चैप्टर कवर कराने की कोशिश की है। बाय द क्वेश्चन आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं साथ में, और जो भी आपको ना समझ में आए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर जो है वो हमारा खेल तथा पोषण, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट हमारे इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस डाइट? संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले जो खेल में है वो हमारा टॉपिक ही आता है संतुलित आहार। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात यानी कि रेशियो, यानी कि कितनी चीज जो है वो कितनी मात्रा में होनी चाहिए, वो रेशियो होता है हमारा, हो तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं, यानी कि अगर हमें कोई वर्क करना है तो उसके लिए एनर्जी की पूर्ति करते हो, संतुलित आहार कहलाता है। सो बेसिकली एक ऐसी डाइट जो कि हम ले रहे हैं जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उचित मात्रा में मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी जरूरत है वो हमें कम मिल रहा है, जिसकी जरूरत है वो हमें ज्यादा मिल रहा है। उचित अनुपात यानी कि जिस रेशियो में होना चाहिए वो उस रेशियो में भी हमें अवेलेबल है उस डाइट के अंदर, जो हमारी शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो हमारे बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार कहलाते हैं। इंग्लिश में भी सेम एज such a diet in which all the nutrients are in proper proportion and proportion are they fulfill the need of the body is called balanced diet. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोषण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन? हम इस चैप्टर में जो है वो बार बार न्यूट्रिशन का नाम सुनेंगे या न्यूट्रिशियस का नाम सुनेंगे, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन आखिर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो 10th में हम लोगों ने साइंस पढ़ी है, फिजिकल एजुकेशन में कई सारी चीज़ें जो है वो आपको रिपीट होने वाली है। सो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपने 10th में जो भी साइंस में पढ़ा है वो कुछ कुछ यहाँ पर रिपीट होने वाला है। जैसे कि न्यूट्रिशन आप फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे, ये वर्ड आपने 10th में भी साइंस में सुना हुआ है। सो यह एक प्रक्रिया है जिसमें आहार तथा पोषण पदार्थों को ग्रहण कर उनको पचाया जाता है। इस प्रक्रिया में भोजन उपस्थित पौष्टिक पदार्थों को सोख कर उपयोग के लिए दूसरे अंगों अथवा ऊतकों में वितरित कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इन विच फूड और न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड। In the process, the food is absorbed and distributed to other organs or tissue for use. So हमारी बॉडी में हमने एक डाइट लिया, अब क्या होगा, वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो भी हमारे हम बोले जो हमारी नेसेसरी हमारी बॉडी के लिए जो जूस है वो उसमें से निकलेंगे, और वो हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगी, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी जो वो सेल से फिर टिश्यू के ग्रुप, इनसे हमारी बॉडी जो है वो बनी है। तो एक जो टिश्यू होता है उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑर्गन्स में डिवाइड हो जाते हैं, ताकि उन सबको एनर्जी मिले और वो बॉडी में अपना फंक्शन ठीक तरीके से करे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके दो टाइप्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, एक तो होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। अब हम उसे समझते हैं। वृहत यानी कि मैक्रो पोषण तत्व क्या होते हैं, उदाहरण सही समझाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैक्रो आप वर्ड पढ़ रहे हैं, मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा। मैक्रो मीन्स बड़ा। इससे आप एक हिंट ले सकते हैं कि अगर आपने मैक्रो सुना है तो मतलब यहाँ पर बड़े न्यूट्रिशन की बात हो रही है। तो वृहत पोषक तत्व व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होता है। इट मीन्स कि जो हमारी डाइट है उसमें ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है, अर्थात ये अधिक मात्रा में लिए जाते हैं। इन पोषक तत्वों का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है हमारी बॉडी में ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान करना। साथ ही अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी है, ग्रोथ, साथ ही अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी है तो मरम्मत कार्य हेतु सहायता प्रदान करना। उदाहरण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि। हमने पढ़ा है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में बिल्डिंग का काम करता है। साथ ही हमारी बॉडी में अगर कोई इंजरी है, कोई चोट है, तो वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने का भी काम करता है। इंग्लिश में भी सेम एज
व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो हमारी डाइट में जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शन में लिए जाते हैं, वो होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्योंकि हमारी डाइट में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम उसमें से जो ज्यादा पार्ट में लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, वो होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Explain with example. Macronutrients are the main part of person's diet. They are taken in large quantity. As I said, the main function of these nutrients is to provide energy and help for growth or repair work. For example, carbohydrate और protein. As I said, क्या हमारी बॉडी में इनका वर्क क्या है? हमारी बॉडी में इनका वर्क है प्रोवाइड करना एनर्जी को, साथ ही ग्रोथ को बढ़ाना, और हमारी बॉडी में कोई इंजरी है तो उसे रिपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब दूसरा क्या आता है? मैक्रो हो गया। अब दूसरा उसका उल्टा क्या होगा? माइक्रो, ऑफ कोर्स। तो सूक्ष्म पोषक तत्व, हिंदी में जो माइक्रो को होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। क्या होते हैं? उदाहरण सहित बताएं। सूक्ष्म पोषक तत्व वह पोषक तत्व होते हैं जिसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है। ऑफ कोर्स अगर हमें मैक्रो की जरूरत ज्यादा पड़ रही तो बाकी बचा पार्ट जो है वो माइक्रो होगा हमारा। तो इनकी जरूरत जो है हमें कम मात्रा में पड़ती है। इन पोषक तत्वों का मुख्य कार्य शरीर में विभिन्न रासायनिक, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रक्रियाओं अथवा शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करना है। उदाहरण खनिज तथा विटामिन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। What are micronutrients? Explain with example. Micronutrients are those nutrients that are needed in very small quantity. The main function of these nutrients is to help in various chemical process in the body or the smooth functioning of the body. For example, minerals and vitamins. तो इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है हमारी बॉडी में कई तरह की केमिकल प्रोसेसेस होती हैं। हमने पढ़ा है 10th में साइंस में कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमारा डाइट जो होती है वो डाइजेस्ट हो रही होती है, उस दौरान उसमें कुछ केमिकल एक्टिविटीज भी होती हैं, ये उनमें हेल्प करता है। साथ ही हमारी बॉडी के स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हम हमेशा से सुनते आए हैं, तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली है क्या, उसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमें पहली लाइन में ही पता चल गया, ऊर्जा मीन्स ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हम जब तक खाना ना खाए हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आती, तो वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? हमारे खाने में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट इसका मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट 3 रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो अकेला नहीं है, उसमें 3 तरह के रासायनिक तत्व जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं, जो कि एलिमेंट्स होते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इनके मुख्य स्रोत है अनाज, यानी कि अनाज और दालें, यानी कि अनाज यानी कि गेहूं, चावल जैसी चीजें और दालें। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। Carbohydrate is made up of 3 chemical elements, carbon, hydrogen and oxygen. Its main source is cells and pulses. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा यानी कि फैट क्या है? वसा के विषय में संक्षेप में समझाइए। तो मैंने आपकी इजीली समझने के लिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करवाए, इससे पढ़कर आप इजीली समझ पाएंगे। पहला पॉइंट, वसा भी भोजन के महत्वपूर्ण भाग है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना है। ओके, लेकिन सेकेंड, 1 ग्राम वसा से लगभग, यहाँ पर हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 ग्राम वसा से लगभग 9.1 कैलोरी प्राप्त होती है। ये एक फैक्ट है फैट के बारे में। वसा शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। हमने देखा है कि जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उन्हें थोड़ी ठंड कम लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो हमेशा वार्म रहती है और गर्म रहती है। यह त्वचा को खुरदरा होने से बचाता है। ठीक है, वह शरीर की सर्दी तथा गर्मी में बाहरी प्रभाव से रक्षा करती है। इंग्लिश में भी, व्हाट इज फैट? ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट फैट। फैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। फैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। About 9.1 calories are obtained from 1 grams of fat. Fat control the body temperature as well as it protects the skin from getting rough होने से बचाता है।
प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की विंटर एंड समर, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो सर्दी गर्म में किस तरीके से रिएक्ट करती है, उससे हमें जो ये फैट बचाता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम, विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, व्हाट आर विटामिन्स। भोजन का मुख्य भाग है, ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट, मेन पार्ट ऑफ द मील, शारीरिक वृद्धि एवं क्रियाओं के लिए तथा रोगों से बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी बॉडी में जो हमें बीमारियां होती हैं उनसे बचाने में हमारी हेल्प करता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फिजिकल ग्रोथ के लिए एक्टिविटी एंड एक्टिविटीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। 3 तरह के काम इसके, फिजिकल ग्रोथ को बढ़ाता है, एक्टिविटीज में हेल्प करता है जो कि हमारी बॉडी में होती रहती हैं, प्लस प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियों से बचाता है। चौथा पार्ट, जीवन तत्व भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड लाइफ एलिमेंट बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी। 5th पॉइंट, जल अथवा वसा, वाटर एंड फैट दोनों में घुलनशील होते हैं, सॉल्यूबल इन बोथ वाटर एंड फैट। तो ये जो हमारा एलिमेंट है विटामिन, ये हमारी बॉडी में फैट और वाटर दोनों में ही घुल जाते हैं, इसलिए इनमें लिखा है कि ये वाटर और फैट दोनों में ही घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ भार, हेल्दी वेट से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय हेल्दी वेट। तो हमने देखा है कि कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई थोड़ा मोटा होता है, कोई ज्यादा पतला, तो हम कैसे एक क्राइटेरिया डिसाइड करें कि ये पर्सन जो है वो हेल्दी है, ये पर्सन जो है वो पोषित है, या ये पर्सन जो है वो ओवर फैट है। तो ये इसके लिए हमने क्राइटेरिया बनाया कि स्वस्थ भार से तात्पर्य व्यक्ति के उस भार से है जिस पर वह बिना किसी बीमारी के भय से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, यानी कि वो पर्सन जो है वो एक हेल्दी लाइफ जी रहा है और उसे किसी कोई तरह की बीमारी नहीं है, उसे हम एक हेल्दी वेट कह सकते हैं। हेल्दी वेट रेफर्स टू द वेट ऑफ द पर्सन एट विच ही कैन लीड अ हेल्दी लाइफ विदाउट फियर ऑफ एनी डिजीज। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, खाद्य भोजन मिथक से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय फूड मिथ। अब फूड मिथ, ये आपने एक नया वर्ड सुना होगा, मिथ। मिथ हालांकि हमने सुना है पहले कि मिथ क्या होते हैं। मिथ होते हैं कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स जो हम बना लेते हैं या किसी भी पर्सन के द्वारा बनाए जाते हैं और हम उन्हें मानते रहते हैं बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के। लाइक यहाँ पर फूड मिथ की बात हुई है तो कई लोग क्या बोलते हैं कि फिश खाने के बाद जो है वो मिल्क नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे आपको कुछ तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर और भी ऐसे कई तरह के स्टीरियोटाइप्स हमारे आसपास हमें पता होते हैं। तो ये वही उसकी डेफिनेशन है, खाद्य पदार्थ की मात्रा, उनका सेवन की अवधि एवं विधि कि हम उसे कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं तथा किस तरीके से ले रहे हैं, हमारा प्रोसेस क्या है उसे गेन करने का, तथा शरीर पर पड़ने वाले उनके प्रभावों के विषय में भ्रामक जानकारी। भ्रामक इसलिए बोला गया है क्योंकि जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जाहिर सी बात है फैक्ट तो हो नहीं सकती, तो वो एक भ्रामक जानकारी है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि फिश के बाद मिल्क नहीं पीना, ये एक स्टीरियोटाइप है, खाने के बीच में पानी नहीं पीना, ये एक स्टीरियोटाइप है। कि जो ये वाला पार्ट है कि खाने के बीच हमें वाटर नहीं पीना चाहिए, जबकि साइंटिस्ट का मानना है कि पीना चाहिए, इससे हमारा डाइजेशन जो है वो स्मूथ होता है, इसलिए ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये एक फैक्ट है ना, हमने तो फैक्ट के बेस पर माना, बट ये जो है स्टीरियोटाइप से ये मिथ है क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें फूड मिथ कहते हैं। आई होप आपको इसीलिए समझ में आ गया होगा। देयर आर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ फूड आइटम्स, द ड्यूरेशन एंड मेथड ऑफ देयर कंजप्शन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी विच हैव नो साइंटिफिक बेसिस आर कॉल्ड फूड मिथ। जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है उन्हें हम फूड मिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल के महत्व को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, वरना ये आपको हमारे इस चैनल पर विकास स्टडी पॉइंट पर ऑलवेज अवेलेबल मिलेगा। ये एक जो टॉपिक है ये आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर स्कोर करने में हेल्प करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही है। मानव शरीर में जल के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट, हमारे रक्त का 90% भाग जो होता है वो जल होता है, एक फैक्ट है। 90% और ऑफ ब्लड इज वाटर। सेकेंड, जल के पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करता है। कैरीज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन तक वाटर ले जाने का काम, उन तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम जो कौन करता है वो करता है वाटर, क्योंकि वाटर जो है हमारी बॉडी में 24 आवर्स जो होता है वो
सप्लाई होता रहता है, फ्लो करता रहता है, तो उसके दौरान ही न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अदर सेल्स टिश्यूज तक पहुंचाता है। थर्ड है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। इसलिए बोला जाता है कि हमें चाहे कैसा भी मौसम हो, हमें पानी जो है वो भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी मौसम से हमारी बॉडी को साइड इफेक्ट होने से बचाता है। नेक्स्ट, आंतरिक रासायनिक क्रिया हेतु आवश्यक है, नेसेसरी फॉर इंटरनल केमिकल रिएक्शन। एज आई सेड कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के दौरान जो है वो कई सारी केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती है, तो इन केमिकल एक्टिविटीज को होने में और परफेक्टली होने में कौन हेल्प करता है? वाटर, क्योंकि मैंने बोला कि हमारी बॉडी में वाटर जो है वो 90% है, साथ ही वो 24 आवर जो होता है हमारी बॉडी में सप्लाई होता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो ऐसे में जो केमिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही होती हैं वो भी वाटर की हेल्प से होती हैं। सो नेक्स्ट है हमारे इसमें उपाच्य हेतु लाभदायक, बेनिफिशियल फॉर एनाबॉलिक। हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज हो रही होती है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो केमिकल एक्टिविटीज हो, उन सबको ठीक तरीके से होने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स। हमने पढ़ा वृहत एक तथा सूक्ष्म तत्वों के बारे में संक्षेप में बताएं। सो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके 2 पार्ट्स हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उनके बारे में हम जरा इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि जो एक है वो दूसरे का अपोजिट है, तो आपको इस तरीके से टेबल में भी याद होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में ये एक क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से बनाकर नंबर गेन कर सकते हैं, प्लस आपको समझने में भी ये आसान होगा। ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, वह तत्व जिनकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में पड़ती है। अगर एक डाइट है, ठीक है, एज सपोज करिए, और उसमें हमने इतना पार्ट जो है वो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट से फिल्ड है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा? माइक्रो होगा। तो मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, तो मैक्रो यानी कि हमारी डाइट का बड़ा पार्ट और माइक्रो मतलब डाइट का छोटा पार्ट। न्यूट्रिएंट्स देयर आर मेन पार्ट ऑफ पर्सन्स डाइट दैट आर टेकन इन द लार्ज क्वांटिटी, जो कि लार्ज क्वांटिटी में लिए जाते हैं। एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज में जिनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी को। अब आता है अगला, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए है विटामिन एंड मिनरल्स, खनिज तथा विटामिन। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो भी बच्चे, अगर किसी को नोट करना है तो वो वीडियो स्टॉप कर भी नोट कर सकते हैं, अगर आप इनमें से कुछ चीजें नोट करना चाहते हैं तो। और आज मैं आपको क्वेश्चन एक होमवर्क में दूंगी, उसके लिए एंड तक बने रहिएगा। उसके लिए मैं आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पता है कि नहीं। वैसे वो काफी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर पॉसिबल होगा तो हम उनका नाम जो वीडियो में अनाउंस करेंगे। अल्पाहार डाइटिंग के कारण होने वाली हानियों के बारे में बताएं। अल्पाहार डाइटिंग के कारण होने वाली हानियां जो वो निम्नलिखित है। टेल अबाउट डिसएडवांटेजेस कॉज ड्यू टू स्नैक डाइटिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डाइटिंग के बारे में पता होना चाहिए। अल्पाहार जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि हर कोई जो होता है वो अपना वेट लूज करने के लिए डाइटिंग का ही सहारा लेता है, वेट लॉस करने के लिए। बट क्या आपको पता है कि जो डाइटिंग है वो आपकी बॉडी में कई तरह की बीमारियों को लेकर आती है, अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो ना करें। क्योंकि हमें क्या लगता है कि खाने की डाइट कम कर देने से, या अपने पूरे दिन में से मील में से कुछ चीज़ें निकाल देने से, न्यूट्रिएंट्स कम कर देने से अगर हमारी बॉडी में वेट लॉस होता है, तो यू आर रॉन्ग। आपको सबसे पहले डाइट के बारे में पता होना चाहिए। सुबह आप ये वीडियो देखिए, क्वेश्चन को देखिए और समझिए। अब डाइटिंग के कारण होने वाली हानियां, हमारी बॉडी में किस तरह के डिसएडवांटेजेस हमको देखने पड़ते हैं जब हम डाइटिंग करते हैं। अपर्याप्त पोषण, हमारी बॉडी को ठीक तरीके से जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जैसे कि हम देखते हैं एनीमिया जो कि है उनकी कमी हो गई। इस तरीके से हम देखते हैं कुछ पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। सेकेंड, कुछ पोषक तत्वों का सेवन बंद कर देना। स्टॉप टेकिंग इनटेक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, है ना, हम कुछ पोषक तत्वों को लेना बंद कर देते हैं, जबकि हम कहते हैं कि फैट जो होता है वो हमारी बॉडी में एक सर्टेन वैल्यू में जाना ही चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हमारी बॉडी में फैट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज लाइक अदर न्यूट्रिएंट। तो अगर हम उसे अपनी डाइट में से बिल्कुल ही मिस कर देंगे तो वो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी कर सकता है।
सो नेक्स्ट है एक वक्त का खाना छोड़ देना, गिव अप वन मील। फिर है पेय पदार्थों की प्राथमिकता, बेवरेज प्रेफर्ड। अब आपको पता है कि पेय पदार्थों को प्राथमिकता, आपको क्या लगता है कि अगर आप अपनी बॉडी में एनी टाइम कुछ ना कुछ लिक्विड लाइक वाटर को छोड़ के, अगर आप वाटर को छोड़ दें, अगर आप किसी भी तरीके का जूस अपने लिमिट से ज्यादा इनटेक करते हैं ये सोचकर कि आप लिक्विड ले रहे हैं, सो यू आर रॉन्ग। क्योंकि जो एक लिक्विड होता है, आजकल के जो केमिकल लिक्विड आते हैं जूस के रूप में, उनमें जो एक सर्टेन वैल्यू होती है उससे कहीं ज़्यादा शुगर अवेलेबल होता है। वो हमें दिखाते हैं कि वो शुगर कितना कम यूज़ कर रहे हैं, बट वो शुगर बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी बॉडी में वेट लॉस तो नहीं बल्कि वेट गेन का काम करता है। अगला है सूखा रोग। सूखा रोग जो हमारी बॉडी है वो ड्राई डिजीज यानी कि रफ होने लग जाती है, हमारी बॉडी की स्किन जो है वो ड्राई होने लग जाती है, रफ होने लग जाती है। सेकंड है दांत तथा रक्त संबंधी विकार, हमारी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से डेंटल यानी कि दांतों की साथ ही ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। व्यायाम ना करना, नॉट एक्सरसाइजिंग, हमें क्या लगता है कि हमने अपनी डाइट जो है वो कम कर दी है, सो अगर अब हम एक्सरसाइज ना करें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि हमारी बॉडी पर एक बैड इफेक्ट डालता है, क्योंकि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, स्वस्थ या उचित भार से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट हमें एक बार और इसको डिस्कस करना चाहिए। स्वस्थ भार का तात्पर्य व्यक्ति के उस भार से है जिस पर वह बिना किसी बीमारी के भय के स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है। What do you understand by healthy और proper weight? Healthy weight refers to the weight of the person, एक व्यक्ति का weight on which he can lead a healthy life, जो कि एक healthy life को lead कर सके without any fear of disease. BMI इसकी गणना क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। What is BMI and how it is calculated? So BMI जो है वो होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स ये जो है हमारी बॉडी में हमारे हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हमें एक क्राइटेरिया देता है कि हम जो है वो एक स्टेबल वेट पर हैं या फिर हम कुपोषित हैं, स्टेबल हैं या फिर हम ओवरवेट है। ये हमें तीनों तरीके से बताता है बीएमआई। बीएमआई जो है अगर वो अराउंड 25 to 30 आता है इट मीन्स नहीं, सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज बीएमआई। बीएमआई जो है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। वो हमारी बॉडी में हाइट को और वेट को एक स्टेबल क्वांटिटी में, एक सर्टेन क्वांटिटी में दिखाता है कि हम लोग जो है वो पतले हैं यानी कि हमारा वेट जो है वो कम है, स्टेबल है या फिर ओवर वेट है। सो उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर 18.5 से नीचे है किसी का बीएमआई, बीएमआई निकालने का फॉर्मूला मैं अभी आपको समझाऊंगी, तो वो जो है वो आदमी है अल्प भार यानी कि हम उसे कुपोषित भी कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा 18.5 to 24.9, इसे जो है वो सामान्य कहा जाता है यानी कि ये एक नॉर्मल व्यक्ति का वेट है जो कि होना चाहिए। फिर तीसरा आता है 24.9 to 29.9, इसे कहते हैं अधिक भार, अधिक। सो अगर मैं आपको बोलूं तो 18.5 से लेकर जो व्यक्ति 39.9 के अंडर है उसे हम एक हेल्दी पर्सन कह सकते हैं, बट हम 39 वाले को भी हेल्दी नहीं कह सकते। अगर वो व्यक्ति 39 के अक्रॉस है तो भी उन्हें अपना वेट लॉस करने की ज़रूरत है, बिकॉज ज़्यादा वेट से और कम वेट से कई तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में जो है वो होने लग जाती है। सो आगे चलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो शरीर की गणन स्वस्थ बॉडी मास इंडेक्स की गणना स्वस्थ भार जानने की दूसरी प्रचलित विधि है।
ये एक प्रोसेस है, पॉपुलर मेथड है, जो कि हेल्दी वेट को जानने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर के भार किलोग्राम को उसकी ऊंचाई मीटर स्क्वायर से भागकर बॉडी मास इंडेक्स की गणना की जाती है। इन दिस द बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पर्सनस बॉडी वेट kg बाय हिज हाइट मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ये रहा इसका फॉर्मूला। तो आइए हम निकाल कर देखते हैं। अगर किसी पर्सन का वेट ले लीजिए 40 किलो और उनकी जो हाइट है वो है 153 इंचेस। सो इसको हम जो है पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी का वेट है 40 kg और हाइट है 5 मीटर, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर। तो 40 kg किसी का वेट है, BMI हम कैलकुलेटेड कर रहे हैं, और नीचे हमने 5 मीटर हाइट जो है वो एजम्पशन कर ली है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा BMI जो आना चाहिए वो आएगा 0.4 जी। तो 0.40 आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। BMI क्या है। सो BMI क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। व्हाट इज BMI एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। बॉडी मास इंडेक्स की गणना स्वस्थ भार को जानने की दूसरी प्रचलित विधि है। कैलकुलेशन ऑफ BMI बॉडी मास इंडेक्स इज अनदर पॉपुलर मेथड ऑफ नोइंग हेल्दी वेट। इसमें व्यक्ति के शरीर भार किलोग्राम को उसकी ऊंचाई मीटर स्क्वायर से भागकर बॉडी मास इंडेक्स की गणना की जाती है। इन दिस the body mass index is calculated by dividing person's body weight by his height meter into meter, यानी कि मीटर स्क्वायर। सो BMI निकालने के लिए ऊपर रखना है आपको अपना वेट, जो कि होना चाहिए kgs में, और साथ ही नीचे आपको क्या रखना है, अपनी हाइट, जो कि होनी चाहिए मीटर में, और यहाँ पर आपको हाइट का स्क्वायर करना है, यानी कि मीटर इंटू मीटर। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर वो 18.9 से नीचे आता है, इट मीन्स जो है वो कुपोषित है, उनको अपना वेट गेन करना चाहिए। और अगर कोई 39.9 जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज है, अगर वहां तक भी पहुंचता है तो उन्हें वेट लॉस करना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स अगर इस क्राइटेरिया से कोई बाहर जाता है, यानी कि ज़्यादा कम या ज़्यादा इससे ज़्यादा, तो वो व्यक्ति जो है वो सर्टेन नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, उन्हें अपने वेट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर इससे कम कोई है तो उससे भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है, और इससे ज़्यादा कोई है तो उन्हें भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। हमें अपने भार को नियंत्रित रखने के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ डाइट शुड वी टेक टू कंट्रोल आवर वेट। अब वेट के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है कि वेट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर जो है वो रहना चाहिए। इट मीन्स कि वो हेल्दी माना जाएगा। सो वो कंट्रोल कैसे हो, यानी कि हम अपने वेट पर कंट्रोल कैसे करें। सो फर्स्ट जिसमें हम कह सकते हैं कि दैनिक कैलोरी उपभोग करना कम करें। रिड्यूस डेली कैलोरीज कंजप्शन। अगर आप डेली 2200 कैलोरी ले रहे हैं पूरे दिन में 24 आवर्स में, सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डे बाय डे कम करो। यानी कि अगर आप पहले दिन 2000 ले सकते हो, अगले दिन 1800, बट ये इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि आपको आपकी बॉडी में बीमारियां देखने को मिले या फिर किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले। सक्रिय जीवन शैली, एक्टिव लाइफस्टाइल। अब एक्टिव लाइफस्टाइल से मीनिंग क्या है, आपको एक्सरसाइज और योगा जैसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज और योगा जैसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए अपने वेट को कंट्रोल रखने के लिए। नेक्स्ट है वसा का उपभोग कम करें। कंज्यूमिंग लेस फैट। अब कंज्यूमिंग लेस फैट हमें बॉडी में कम से कम अपने
फैट को शामिल करना है। थोड़ी क्वांटिटी में होना चाहिए बिकॉज वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। जो कि आजकल हम जंक फूड वगैरह लेते हैं उसमें फैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर फैट होता है, जिसकी वजह से आजकल की जो युवा पीढ़ी है या फिर जो लड़के लड़कियां उनका वेट जो है वो ज़्यादा गेन हो रहा है। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल रखना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो है वो फैट एक लिमिटेड वैल्यू में ही जाए, उससे ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में ना जाए। जंक फूड और फास्ट फूड से बचें। एज आई सेड कि जंक फूड और फास्ट फूड को कोशिश करें कि ना खाएं। यौगिक व्यायाम, कंपाउंड एक्सरसाइज, हमें रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो इसी के साथ खत्म हो गया है। हम अब जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, चैप्टर आपका ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। जितना भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन लगी तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट देख सकते हैं। जिसके आपको अगर कोई वीडियो में कंफ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसको सॉल्व कर दें वहीं पर। आज का जो क्वेश्चन है मैं आपको देना चाहती थी वो ये है कि एक अर्बन यानी कि शहर में रहने वाले व्यक्ति जी, तो आज के लिए मैं आप लोग क्वेश्चन देना चाहती हूँ होमवर्क में कि एक शहर में रहने वाले व्यक्ति और अर्बन एरिया में, और एक गांव में रहने वाले व्यक्ति रूरल एरिया में, इन दोनों की डाइट यानी कि डेली कैलोरीज लेने की जो एक लिमिट है, यानी कि 24, मैंने आपको ये बता दिया 2400 कैलोरी जो है वो एक पर्सन को लेनी चाहिए। अर्बन एरिया वाले कितनी उसमें से लेते हैं? नहीं, आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि एक अर्बन पर्सन यानी कि शहर में रहने वाले व्यक्ति और एक गांव में रहने वाले व्यक्ति की जो डाइट है यानी कि डेली कैलोरीज गेन करनी होती है उन्हें, तो किसे ज़्यादा करनी चाहिए, किसे कम करनी चाहिए, या फिर दोनों को इक्वल करनी चाहिए। आप अपने जो जवाब होगा आपका उसके साथ हमें रीज़न भी ज़रूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके और सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहिएगा। थैंक यू।